और इस बीच में हम एक रास्ता तलाश रहे हैं। जिनको कोरोना नहीं हुआ तो ये समझते हैं कि मुझे होगा ही नहीं। जैसे हर आदमी सोचता है मैं नहीं मरूंगा, जब तुम मर जाए। गाड़ी चलाने वाला सोचता है कि दूसरे की एक्सीडेंट होगा, मेरा नहीं होगा। उसी प्रकार से कोरोना की भी स्थिति यही है, मुझे भर नहीं होगा। जब हो जाता है तो उससे ज्यादा भयभीत दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। एक पल में जहां रिपोर्ट आया आपका, जैसे आपको सर्दी खांसी या बुखार आया, जैसे लक्षण दिखाई दिया, और टेस्टिंग किट लेके जब मेडिकल टीम पहुंचती है तो वहीं से धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाता है। और स्थिति ये कि रिपोर्ट आते आते तक के उस मना स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और रिपोर्ट यदि निगेटिव हो तब तो क्या पूछना है, लेकिन यदि पॉजिटिव आ गया तो फिर वो होम आइसोलेशन में रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा, प्राइवेट में जाएगा, किसी डॉक्टर जो परिचित है उनसे संपर्क करेगा। लेकिन एक बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने जो देखा है, वो व्यक्ति इलाज तो करा लेते हैं, हालांकि आज तक उसको वैक्सीन नहीं मिला है, लेकिन जो इलाज होता है उसमें सबसे ज़्यादा है वो अवसाद में डूब जाता है। हॉस्पिटल में रहो या घर में हो, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। पहले तो ये उम्मीद करते थे कि डॉक्टर राउंड में आएंगे, नर्स पूछने आएगी, दवाई देने आएगी, लेकिन कोरोना महामारी ऐसी है कि कोई उससे मिलने नहीं जाता और उससे इतना घबरा जाता है और इतना डिप्रेशन में आ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। यदि उस समय किसी अपने परिचित का, जिसको वो मानता है, यदि उसके दो मीठे बोल सुनाई दे दे कान में, उसका हौसला बढ़ जाता है। तो ये बहुत लोगों से मैंने खुद बात की, और जो ये मान लिया था कि मैं नहीं बचूंगा, मैं लगातार 2 दिन बात किया। वो व्यक्ति जो बात भी नहीं कर पा रहा था खांसी के मारे, वो ठीक भी हो गया और डिस्चार्ज भी हो गया। ऐसे और भी उदाहरण है। एक व्यक्ति मुझे खबर भी आया कि अब तो मैं आईसीयू हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका ध्यान रखना है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस इतना सोचना शुरू कर दो, मैं अब से इसी पल से मैं ठीक हो रहा हूँ। सोच में परिवर्तन कर दो तो तुम्हारी दवाइयाँ तो मिल रही है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन तुम यदि ये सोचो कि मैं मर ही रहा हूँ तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यदि सोच में परिवर्तन कर लो, मैं ठीक हो रहा हूँ। इत्तेफाक देखिए कि दूसरे दिन जब मैं शाम को फिर फोन किया तो व्यक्ति बोले कि बस 1 घंटे बाद मुझे आईसीयू से बाहर कर रहे हैं, रूम में ले जा रहे हैं, और तीसरे दिन वो घर में। कोरोना में जो सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट है वो डिप्रेशन का है। और डिप्रेशन में आदमी जाए तो उसका इलाज आध्यात्म ही है। यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा भी यदि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, यदि आध्यात्मिक पुरुषों के यदि सत्संग करते हैं, तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा इलाज इससे हो जाएगा। तो जो भी आपके संपर्क में, क्योंकि अब कोरोना का सेकंड स्टेज, जैसे जर्मनी, यूके वगैरह में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है, दिल्ली में फिर तेजी बढ़ रहा है, तो ये ना समझिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा सेकंड राउंड। तो इसलिए हमको ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम फर्स्ट राउंड में हम बच गए तो सेकंड राउंड में हम प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए बचाव ही, और थोड़ा सा योगा या इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन यदि करते रहेंगे तो निश्चित रूप से लड़ने में आप सफल होंगे। क्योंकि ये जब हम शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं तो ये भी समाज में कोई जरूरी नहीं कि आप शिक्षक ही हों, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इतना हौसला अपने सहयोगियों साथियों को दे सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जब मुझे निमंत्रण देने आए थे तो उन्होंने कहा था ये नरवा गरवा गुरवा वाली फाइल जरूर थोड़ा सा बोल दीजिए।
तो मैंने जब ये 2018 के चुनाव में नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी, तो लोग हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो जीवन रेखा है, और आज पूरी दुनिया में आप देख लें, ग्लोबल वार्मिंग से सब चिंतित हैं, प्रदूषण से सब परेशान हैं। हर साल इन दिनों हम दिल्ली के बारे में खबर पढ़ते हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। ऐसे समय में ये जो हमारा नारा है, आज छत्तीसगढ़ से निकल के देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि नरवा मतलब हम वाटर रिचार्जिंग की बात करें, पिछले साल जब हमने शुरुआत की, बिल्कुल साइंटिफिक वे से इसका हमने DPR बनाया, उसके काम शुरू किया, और 1 साल के भीतर में राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 2 जिलों को, बिलासपुर और सूरजपुर को प्रथम स्थान मिला वाटर रिचार्जिंग के मामले में। गरवा से जुड़ा हुआ गौठान है, गरवा मतलब मवेशी, हमारे गोधन। और तब भी बहुत लोग हंसते थे कि पूरी दुनिया में ये पहला राज्य है जो गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं। हम 2 रुपये किलो में खरीद भी रहे हैं। और पिछले 3 महीने से, हरेली दिन से तो शुरू किए थे, और कल ही मैं 7वां किस्त, हर 15 दिन में एक किस्त हम लोग देते हैं किसानों को। तो जो पशुपालक हैं, जो गोबर संग्रहण करते हैं, उनको जब हमने देना शुरू किया तो लोग हंसी उड़ाते थे। और आज स्थिति ये है कि लगभग 47 करोड़ रुपया जो भूमिहीन कृषक हैं, मजदूर हैं, जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, ऐसे लोगों के पास भी करीब 47 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुँचा है। और 1,30,000 लोग गोबर संग्रहण कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। रजिस्ट्रेशन तो करीब 1,76,000 हुआ है, और वो संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। पहले तो कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ते अभी 1,30,000 लोगों को मिला है। और उस गोबर से जब हमने गोबर खरीदना शुरू किया तो लोगों ने पूछा, गोबर ही क्यों खरीद रहे हैं, मवेशी को चारा क्यों नहीं दे देते? मैंने कहा बहुत सारी सरकारों ने, हमारे छत्तीसगढ़ में भी पिछली सरकार ने चारा के नाम से खूब पैसे दिए गौशालाओं को। उसको क्या हासिल हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोबर यदि आप खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पशु को चारा खिलाना पड़ेगा, तभी तो गोबर देगा। इसके पहले गोबर इसका मतलब ये है कि मवेशी तंदुरुस्त रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब यदि गोबर आप मवेशी के पीछे पीछे घूम तो नहीं सकते, तो मवेशी को बांध के रखना भी पड़ेगा। चारा भी खिला रहे हैं और बांध के भी रख रहे हैं। यदि आप उसे बांध के रखते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका खेत सुरक्षित है, आपकी फसल सुरक्षित है। हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरा फसल लेना मुश्किल होता, सब फेंसिंग तार करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे स्थिति में सुधार होते जा रहा है, और हमारे फसल है सुरक्षित होते जा रहे हैं। किसी लागत में कमी आ गई। यदि 1 एकड़ की फेंसिंग करते हैं तो 20,000 रुपया लगता है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो पैसा बचेगा। तीसरी बात, जो सड़कों में जो जानवर घूमते थे, जिसके कारण से एक्सीडेंट अक्सर हो जाया करते हैं, मतलब जितना भी एक्सीडेंट है उसमें से आधे एक्सीडेंट तो मवेशी के कारण से। तो यदि सड़कों पे मवेशी ना हो तो आधे एक्सीडेंट भी कम हो जाए, हम जनजीवन को भी बचाने का काम कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है, गोबर के बाद हम वहीं तक रुक नहीं गए, गोबर करेंगे क्या? तो उसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं सब महिलाओं को कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है। गोबर में तुरंत यदि आप केचुआ डाल देंगे तो वो जल जाएगा। 10 दिन उसको रखो, फिर पलटो, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, तो उसमें केचुआ डालो, टंकी में भरो, तो 50 दिन के अंदर में, 50-60 दिन के अंदर में आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। 1 किलो गोबर से करीब 600 से 700 ग्राम वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। और उसकी कीमत भी रख दी है 8 रुपये। तो 8 रुपये मैंने
सोचा था कि बिकेगा नहीं, लेकिन अभी कोई भी महिला स्व सहायता समूह है वो 10 से 12 रुपया और 20 रुपये तक के कोई 12 रुपये से नीचे कोई बेच भी नहीं रहा है, मिनिमम 10 रुपया है। तो इससे भी इनकम जनरेट हो रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि आज पूरा समाज, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जिसमें कोई नशा नहीं करता है, महिलाएं इसमें तो अग्रणी है। कोई शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गांजा नहीं पीता, तम्बाकू नहीं खाता, उसके बाद भी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, बीपी उनका हाई जाता है, शुगर बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, जो अनाज का उपयोग कर रहे हैं, जो फल और सब्जी का उपयोग कर रहे हैं, पता नहीं जो फल सब्जी है जो बहुत ताज़ा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, हो सकता है जब आप लें एक दिन पहले उसमें केमिकल डाला गया हो, दवाई डाली गई हो, और उसका प्रभाव आपके शरीर पे किस प्रकार से होगा, ये अध्ययन का विषय है, अध्ययन लगातार हो रहा है। यदि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अनाज और फल सब्जी शुद्ध हो, तो हमारे शरीर में उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम छत्तीसगढ़ को जैविक खेती की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक बड़ा काम, इससे रोजगार भी जनरेट हो रहा है। अभी एवरेज में जो गोबर संग्राहक हैं उसको 1000 से 1200 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह मिला एवरेज में। अन्यथा स्थिति ये है कि लोग 20-20, 25-25 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं गोबर कलेक्शन करके। इससे हमारी डेयरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो पशुपालक है, डेयरी रखने वाले, 2 प्रकार के मवेशी हुए, एक जो दूध देने वाले हैं और दूसरा जो दूध नहीं देते। कोई जरूरी नहीं है कि वो बैल ही हो, बछड़ा ही हो, गाय भी एक समय के बाद 6 महीना 8 महीने के बाद दूध देना बंद कर देती है, और सारा खर्चा जो दूध देने वाले जो मवेशी उसी पे उसका बोझ आ जाता है।